अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। मेजरमेंट्स बहुत इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक्स हैं फ़िज़िक्स के। इसमें ये बेसिक्स क्लियर होंगी, आगे के चैप्टर्स फिर बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में हमसे क्या कह रहे हैं। अमंग द क्रिएचर्स ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली क्रिएचर हु हैज़ एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिसर्चिंग। ठीक है, कहना है कि जितने भी क्रिएचर्स, जितने भी मखलूक हैं इस दुनिया में, उनमें से इंसान ही वो मखलूक है जिसमें ये सलाहियत है कि वो सोच सके, चीज़ों के रीज़न्स तलाश कर सके और रिसर्चिंग यानी कि तलाश कर सके रीज़न्स वगैरह, या जो भी इशूज़ हैं या जो भी सवालात इंसान के जहन में उठते हैं उनके जवाब ढूंढ सके। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस एबिलिटी ही इज़ ट्राइंग टू गेन नॉलेज अबाउट द ओरिजिन, क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस वास्ट यूनिवर्स एंड डिफरेंट रिलेटेड लॉज गवर्निंग इट। ठीक है, कह रहे हैं कि अब इसी सलाहियत की बेसिस पर इंसान जो है इस तगदो में रहता है, हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सके कि दुनिया किस तरह से, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से क्रिएट हुई। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है दुनिया को, किस तरह से इसे मैनेज किया गया है इस दुनिया में, इस इतनी बड़ी कायनात में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं किस हिसाब से चल रही हैं, कौन से लॉज हैं जो उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में चला रहे हैं। ठीक है, He also endeavors to explain the hidden natural reservoirs and forces acting and reacting which cause various events in the universe। ठीक है, और इंसान हमेशा इस तगदो में भी रहता है कि कैसे एक्सप्लेन करे कि कौन कौन सी ऐसी कुदरती रिजर्वायर्स हैं और ऐसी फोर्सेस हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कुदरती चीज़ें हैं और कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट भी कर रही हैं और जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई, जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी चीज़ के नतीजे में हो रही हैं। ठीक है, किस तरह से चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं, एक्टिंग एंड रिएक्टिंग फोर्सेस। ठीक है, और किस तरह से इस दुनिया के वेरियस मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, सूरज के गिर्द प्लैनेट्स का रोटेट करना, रिवॉल्व करना। ठीक है, तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ इवेंट्स, बारिश होना, मौसम तब्दील होना, ये सब किस तरह से हो पा रहे हैं। ठीक है, इन द पास्ट मैन वॉज रिलक्टेंट टू थिंक अबाउट द यूनिवर्स बट एट प्रेजेंट ही विशेस टू मेक एन अबॉर्ड ऑन मून और ऑन एनी अदर प्लैनेट। ठीक है, कहने हैं कि अगर हम पास्ट की बात करें तो लोग जो है इस चीज़ से दूर भागते थे कि वो कायनात के बारे में इतना सोचें, लेकिन वो इतना नहीं कर पाते थे। ठीक है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, उनके पास इतनी मतलब सलाहियतें नहीं थी, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसकी बेसिस पर वो इतनी रिसर्चेस कर पाते। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो इंसान आज तो ये चाहता है कि वो चाँद पर भी चले जाए, चाँद पर भी रिहाइश करे और दूसरे प्लैनेट्स को भी जो है एक्सप्लोर करें। ठीक है, आगे हमसे कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, अ सोलर सिस्टम, इन अ मैसिव बॉडी लाइक गैलेक्सी, ऑल दिस हैव बिकम पार्ट ऑफ द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनकाइंड। आज इंसानों की जो स्टडी हो रही है, जो ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, वो क्वांटाइजेशन रूल्स के बेसिस पर हो रहे हैं। क्वांटाइजेशन रूल्स के चीज़ों की क्वांटिटी का पता लगाना है कि कितनी अमाउंट में एग्जैक्टली एक काम हो रहा है। जैसे एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनके चार्जेस क्या हैं, उनके मासेस क्या हैं, एक सोलर सिस्टम में और एक गैलेक्सीज़ में जो बॉडीज़ हैं, मतलब सब में आप क्वांटिटी का हर जगह पर आप क्वांटिटी का पता लगा रहे हो चीज़ों की। ठीक है, कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ किस तरह से काम कर रही है। आजकल इंसान हर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में चैप्टर से रिलेटेड कुछ इतना खास नहीं है, बस एक तरह से आपको चैप्टर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमसे कहते हैं सिमिलरली अ मैन रिसर्चेस टू रीजन आउट दैट हाउ द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, plants and animals get possibility to exist and evaluate only on earth। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो आज देखें एक मैन जो है ये रिसर्च करता है और इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई, उनकी ज़िंदगी कैसे पॉसिबल हुई, उनकी ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो सकी। ठीक है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में है, मतलब अर्थ पे ही वो क्यों है, जो लिविंग थिंग्स हैं हम जो पाई जाती हैं वो मतलब मून पर या दूसरे प्लैनेट्स पर क्यों नहीं है, अर्थ पर ही लाइफ क्यों पॉसिबल हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है, हाउ डेज एंड नाइट्स आर फाउंड बाय द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ के घूमने से, अर्थ के स्पिन होने से, अर्थ के रिवॉल्व होने से दिन और रात कैसे तब्दील हो रहे हैं, साल कैसे तब्दील हो रहे हैं। हाउ चेंजिंग्स ऑफ सीजन्स आर टाइम बाय ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ, देखो अर्थ जो है वो अपने ही ऑर्बिट के अराउंड स्पिन होती है, गोल घूमती है। ठीक है, एक दफ़ा गोल घूमती है तो दिन और रात तब्दील हो जाते हैं। तो स्पिनिंग मोशन से कैसे दिन और रात तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी ऑर्बिटल मोशन यानी कि इसके ऑर्बिट में मूव करने से कैसे जो है मौसम में चेंज आ रहे हैं, कैसे जो है साल चेंज हो रहा है। ठीक है, एक साल पूरा गुजर रहा है। इन द सेम वे हाउ द प्रोसेस ऑफ, इसी तरह से इंसान ये भी सोचता है कि एवोपराइजेशन, कोई चीज़ अगर एवोपरेट हो रही है, जैसे अगर मैं वाटर को बॉईल करूँ वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, एवोपरेशन हो जाएगी। ठीक है,
एवेपराइजेशन कैसे हो रही है, वेपर्स कैसे बन रहे हैं, फिर कंडेंसेशन कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी को बॉईल करूं, ठीक है, उसकी जो भाप निकल रही है, अगर मैं उसी बर्तन को खुला ना छोड़ूं, उसके ऊपर मैं ढक्कन ढाप दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो पानी जो है जो एवेपोरेट होगा, जितना भी पानी बॉईल होकर जो एवेपोरेट होगा, जो वेपर्स बनेंगे वो सारे जाकर उसी कंटेनर के उसी ढक्कन के ऊपर जमा होते जाएंगे। और जब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी या जब पानी ठंडा होगा तो वही वेपर्स जो ढक्कन के ऊपर जमा हुए थे वही कंडेंस होंगे। वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है, जिसके थ्रू वेपर्स वापस से ठंडे होंगे और ठंडे होकर वो वापस से पानी के ड्रॉपलेट्स बनकर वापस से उस बर्तन में ड्रॉप बाय ड्रॉप आ जाएंगे, ठीक है। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, जिससे हम चीज़ों को स्टेरिलाइज करते हैं, जिससे हम मतलब पाक साफ़ करते हैं जरासीम से, ठीक है। किस तरह से सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। इंसान मतलब आजकल ये सारी चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट, द नॉलेज अबाउट द नेचर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आर नोन एज साइंस, ठीक है। तो साइंस क्या कहलाती है, साइंस ऐसी तमाम नॉलेज है, ठीक है, कुदरत के बारे में, चाहे आप उसको रिसर्चेस के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है आप स्टडी करो चीज़ों को, ठीक है, नॉलेज इकट्ठी करो, या फिर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यानी कि प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों का पता लगाओ, ठीक है। ग्रेजुअली ड्यू टू रैपिड रिसर्च, अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऐसे रिसर्च जो है वो आगे बढ़ती गई, जैसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस दुनिया में होती गई, द वॉल्यूम ऑफ नॉलेज अबाउट साइंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो साइंस के बारे में नॉलेज का जो ज़ख़ीरा था, नॉलेज की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। देयरफॉर साइंस इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस, इसीलिए साइंस को दो मेन क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और दूसरी हमारे पास फिजिकल साइंस, ठीक है। अब इन दोनों को हम देखेंगे। एक है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसमें हम बायो का मतलब लाइफ है ना, और लॉजी का मतलब स्टडी, तो जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे वो होगी बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी होगी वो होगी फिजिकल साइंस में, ठीक है। फिजिकल साइंस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 5 मेन ब्रांचेस, इसके फिर 5 मेन ब्रांचेस है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेटेरियोलॉजी एंड फिज़िक्स, ठीक है। द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिक्स, फिजिका और फिजिकोस, ठीक है। वर्ड फिजिक्स जो है इन ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, और इसके क्या मायने, इसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है, कुदरत की नॉलेज और कुदरती जो दुनिया है उसके बारे में नॉलेज, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जो साइंस है उसकी दो मेन आपके पास आप दो मेन जो है उसकी क्लासेस कर सकते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक फ़िज़िकल। बायोलॉजिकल में लिविंग आ जाएंगे, फिजिकल में नॉन लिविंग आ जाएंगे। अब जो फिजिकल है उसके ये 5 है मेन, ठीक है, और इन 5 से भी हमारा जो मेन मुद्दा है वो है यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का क्या मतलब है, फिजिक्स का मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर एंड नेचुरल और नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अगर हम फिजिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन दें, फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। वन बाय वन इन अल्फाज को तोड़कर हम लोग इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हमसे कहने हैं कि फ़िज़िक्स स्टडी है सबसे पहले तो, ठीक है। वैसे भी तमाम ब्रांचेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मेन मोटिव ही हमारा ये होता है कि हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो फिजिक्स स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है भाई, देखना मैटर है, कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, ठीक है, और उसमें जो भी एनर्जी है उससे रिलेटेड, ठीक है। मैटर या एनर्जी की प्रॉपर्टीज़, बल्कि मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैटर की किसी भी मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एनर्जी किस तरह की होती है, कितनी तरह की होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ में अगर कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एनर्जी की वजह से कोई भी बॉडीज़ कैपेबल होती है कि वो कोई काम कर सके, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, फ़िज़िक्स में, ठीक है, कि मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ क्या है और मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। इसकी स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, एक ब्रांच फ़िज़िक्स में, ठीक है। दिस चैप्टर डील्स विद द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड साइंस, के फिजिक्स का साइंस में क्या स्कोप है, टेक्नोलॉजी में क्या स्कोप है, हमारी सोसाइटी में क्या स्कोप है, ठीक है। और देयरफॉर वी विल एक्सप्लेन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट्स, इसीलिए हम इंटरनेशनल सिस्टम सीखेंगे, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम का पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, बट आई डोंट नो कि मैंने अपने इस मतलब चैनल पर इस चीज़ का जिक्र किया या नहीं, लेकिन मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम, देखो एक होती है चीज़ नेशनल, नेशनल का मतलब आपकी अपनी कौम के लेवल पर, आपके अपने कंट्री के लेवल पर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अगर
अगर किसी चीज़ का कोई यूनिट फॉलो किया जा रहा है सो इट्स ओके, इट्स आर नेशनल, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अगर ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उर्दू, तो ठीक है, ये हमारी कौमी ज़बान है, ठीक है। फिर अगर मैं चली जाऊँगी इंडिया में तो वहाँ पर ज़बान इस्तेमाल की जाएगी हिंदी, ठीक है, वो उनकी नेशनल लैंग्वेज है। इसी तरह मैं दूसरे ममालिक में जाऊँगी, सबकी अपनी अपनी ज़बान होगी, वो उनकी अपनी अपनी नेशनल है। लेकिन जब हम पूरी दुनिया के बेसिस पर कोई बात करते हैं, तमाम कंट्रीज़ के इंडिविजुअल बेसिस पर, जब हम कोई तमाम कंट्रीज़ के अगर हम कंबाइनली अगर हम तमाम कंट्रीज़ की बेसिस पर कोई बात करते हैं तो फिर हम निकालते हैं, हम फिर नेशनल वहाँ पर काम नहीं आता है, फिर वहाँ पर इंटरनेशनल काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ उर्दू आती है और इंडिया वालों को सिर्फ हिंदी आती है और अमेरिका वालों को सिर्फ इंग्लिश आती है और ठीक है, दुबई वालों को सिर्फ, सऊदी वालों को सिर्फ अरबी आती हो, तो अब अगर हमें आपस में एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट करना पड़े, कभी कोई काम पड़े, कभी कोई लिंक करना पड़े, इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज़ हो, तो हम लोग तो बस एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, हमें एक दूसरे की कोई बात समझ नहीं आएगी, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो जो तमाम कौमों को अपनी अपनी इंडिविजुअल नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ आती हो, ताकि आपस में जो है इंटरेक्शन ईजी हो सके, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल यानी कि तमाम जो कंट्रीज़ में जो चीज़ मानी जाए, बेशक अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ मानी जाए, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ हर जगह पर मानी जाए, जो चीज़ हर जगह पर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, ऐसे यूनिट्स हम लोग क्वांटिटीज़ के इस्तेमाल करेंगे जो कहलाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम हम निकालेंगे किस चीज़ का, वेट फॉर वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, चीज़ों को मेजर करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली विल ऑल्सो स्टडी एरर्स, इसी तरह से हम एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों पर क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, किस किस तरह आ सकता है, उन्हें हम किस किस तरह ठीक कर सकते हैं। अनसर्टेनिटीज़, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल श्योर नहीं हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मतलब हम कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, मतलब जिनके ऊपर हम कम्प्लीटली बेस नहीं कर सकते हैं, जो 100% परफेक्ट हमें नहीं पता, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो हम जानते हैं, जिनके बारे में हम श्योर हैं, ठीक है। प्रिसीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अंदाज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूरेसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी परफेक्ट है, कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के यूज़, इन सारी चीज़ों के यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। हालांकि इसमें इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन आपके चैप्टर का बेसिक इंट्रो था कि असल में हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।